हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्विटलेज एकेडमी। सेल ओसीटी ट्रेनिंग बोकारो स्टील प्लांट का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जो कि टॉपिक है सॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और इस सेल ओसीटी के साथ साथ अगर आप सीएमपीडीआई का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, या अदर किसी भी मैकेनिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन इसी टाइप से आता है। ओके, तो इसके पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सॉल्व किए थे पेपर, आप लोगों को काफ़ी पसंद आया, तो फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी आज क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। ऐसे ही रेगुलर आपके लिए क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट लाते रहेंगे, तो इस चैनल पे बने रहेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेन रोटेटर आर यूज टू। तो स्ट्रेन रोटेटर्स जो होता है वो यूज होता है लीनियर स्ट्रेन को मेजर करने के लिए। तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बी, मेजर लीनियर स्ट्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल प्लेन इज वन विच कैरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। प्रिंसिपल प्लेन में क्या होता है कि शियर स्ट्रेस जीरो होता है, यानी नो शियर स्ट्रेस। राइट आंसर विल बी ए, नो शियर स्ट्रेस और जीरो शियर स्ट्रेस। ओके, और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि इसके बाद जो हम लोग पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो फुल लेंथ पे करने वाले हैं। जैसे 50 क्वेश्चन सेल ओसीटी का पैटर्न है, 50 क्वेश्चन टोटल सब्जेक्ट का मिलाकर। तो वो आप कितने लोग चाहते हैं कि फुल टॉपिक पे ही कराएं, या फिर इंडिविजुअल टॉपिक पे, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और फुल टॉपिक पे क्वेश्चन कराएंगे, इसके लिए थोड़ा सा आप मुझे भी हेल्प करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। इस पे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे और लाइक करेंगे इस वीडियो को, क्योंकि जो स्टूडेंट जितने लाइक आते हैं ना, मैं समझता हूँ कि उतने स्टूडेंट ही मुझसे पढ़ रहे हैं, मतलब उनको ही अच्छा लग रहा है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मिनिमम 100 आप लाइक तक पहुँचाएंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जितना ज़्यादा हो सकता है आपके एग्जाम के दिन तक आपको क्वेश्चन कराते रहेंगे, और फुल लेंथ पे भी क्वेश्चन कराएंगे। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो अब करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड क्वेश्चन स्किप कर दिया क्योंकि वहाँ पे कुछ रॉन्ग था थर्ड क्वेश्चन, इसलिए फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। टू सॉलिड शाफ्ट्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव देयर डायमीटर कैपिटल D एंड D/2। द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बिगर शाफ्ट टू स्मॉलर वन इन टॉर्सन इज। रेशियो पूछ रहा है कि इसका स्ट्रेंथ ऑफ बिगर शाफ्ट टू स्मॉलर शाफ्ट। ओके, अब देखिए क्या है, टू सॉलिड शाफ्ट है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेंथ पूछ रहा है, मतलब कितना टॉर्क ट्रांसमिट करेगा, टॉर्क ट्रांसमिशन। तो आप एक फार्मूला लिखेंगे, पेन कॉपी लेकर बैठिए और अच्छे से लिखिए। आप सॉल्व करेंगे तो ही एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। एक बार यहाँ पे सॉल्व कीजिए, एक बार खुद से सॉल्व कीजिए। अगर 2 बार कोई सॉल्व नहीं किया तो समझिए आप इस एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पाएंगे। दिखता सिंपल है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं आएगा। ओके, तो टॉर्क ट्रांसमिटेड इन शाफ्ट, तो T इक्वल टू होता है, फार्मूला एक है π/16 dq एंड टाउ। ओके, ये फार्मूला होता है। तो 2 शाफ्ट है तो हमें रेशियो निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं T1/T2 इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं π/16 D1Q टाउ अपॉन π/16 D2Q टाउ लिख सकते हैं। अब देखिए π/16 कट जाएगा, π/16 से टाउ कट जाएगा टाउ से, तो क्या बच गया, D1Q अपॉन D2Q बच गया। तो अब यहाँ से हम लोग करेंगे T1/T2 क्या है, D1/D2, और Q ऊपर में भी है नीचे वाले में भी है, तो होल Q लिख सकते हैं। अब देखिए 2 डायमीटर दिया हुआ है, तो ये D जो है ये D1 है पहला, और ये D2 है क्वेश्चन में देखिए। ठीक है, D1 D2, D1 यानी D, D2 इक्वल टू D/2। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, D1 इक्वल टू D और D2 इक्वल टू D/2 और इसका Q। ठीक है, अब क्या होगा, D/2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, मैथमेटिकल है, सिंपल मैथमेटिक्स है, ये तो हो जाएगा 2D/D।
और इसका होल क्यू। अब क्या हो गया, डी से डी कैंसिल हो गया, बच गया क्या 2। तो 2 का पावर क्यू 3 यानी 2 क्यू क्या होता है 8 होता है। क्यों 2 इंटू 2 कर लेंगे तो 8 आता है। 2 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 को, तो ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया 8। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ प्रेशर वेसल इज सेड टू बी थिक सेल। देखिए अंडरलाइन कर दीजिए इसको, प्रेशर वेसल को थिक सेल कब कहा जाएगा, जब उसका रेशियो ऑफ वॉल थिकनेस का रेशियो ग्रेटर देन 1/10 होगा, तो ये होगा थिक सेल। तो राइट आंसर विल बी बी। द रेशियो ऑफ वॉल थिकनेस ऑफ द वेसल टू इट्स डायमीटर इज ग्रेटर देन 1/10, और कहीं कहीं ये भी आपको मिल जाएगा 1/15, तो ये भी राइट है। ओके, और लेस देन 1/10 रहेगा तो ये क्या हो गया, थिन सेल हो जाएगा, थिन सेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द पोलर सेक्शन मॉडुलस ऑफ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर स्मॉल डी अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज। ओके, क्या बोल रहा, पोलर सेक्शन मॉडुलस निकालना है हमें। ओके, तो पोलर सेक्शन मॉडुलस जेड पी से डिनोट करते हैं, इक्वल टू होता है सेक्शन मॉडुलस पूछ रहा है तो आई जेड जेड ऐसा एक फार्मूला होता है स्मॉल डी बाई 2। ठीक है, तो आई जेड जेड जो होता है वो क्या होता है पाई अपॉन 32 डी टू द पावर 4 होता है। ठीक, और ये टी बाई 2 यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। तो चलिए ये क्या हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, एक डी यहाँ है तो एक डी यहाँ से कैंसिल कर दिया, डी का पावर 4 है तो डी का पावर 3 हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा पाई बाई 16 डी क्यू। तो ये है राइट आंसर इसका। ओके, अब आगे बढ़ते हैं 7th। A steel rod is subjected to a stress of 200 MPa and has Young's modulus of 200 GPa. Calculate the strain. स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। अब जिसको पता है कि स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है तो वो सिंपली कर पाएगा। स्ट्रेन इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो क्या करेंगे, इसको और इससे डिवाइड कर दीजिए, लेकिन ये एमपीए में है, ये जीपीए में है, तो ये 10 टू द पावर 200 इंटू 10 टू पावर 3 होगा। तो ये 200 और 200 कट जाएगा, तो 10 टू द पावर 3 नीचे जो जाएगा रहेगा, ऊपर जब जाएगा तो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। बिना पेन उठाए सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा आपको फार्मूला पता रहेगा तब। ठीक है, तो चलिए अब फार्मूला से देख लेते हैं सॉल्व करके। ठीक है, तो देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक फार्मूला होता है इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है फार्मूला। तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखिए, और स्ट्रेन ही हमें निकालना है, स्ट्रेन को स्मॉल ई से डिनोट करेंगे। स्ट्रेन इक्वल टू ये वाला स्ट्रेस जो है यही रहेगा, स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ आ जाएगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल ई होता है, तो यहाँ पे कैपिटल ई लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेस यानी सिग्मा दिया है 200 एम्पियर और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल ई दिया है 200 जीपीए गीगा पास्कल। तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10 टू द पावर 3 एमपीए, एमपीए में ही हम लोग लिखेंगे। तो स्ट्रेस है 200 और यंग्स मॉडुलस ई जो है 200 है, जीपीए में है तो 10 टू द पावर 3 कर देंगे तो एमपीए में हो जाएगा। 200 से 200 डिवाइड कट कर देंगे, 10 टू द पावर 3 नीचे है तो ये तो ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा रेसिप्रोकल ये हो जाएगा, पॉजिटिव साइन निगेटिव हो जाएगा 10 टू द पावर -3। तो राइट आंसर सी। कितना सिंपल है, इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे फॉर अ डक्टाइल मटेरियल द मोस्ट अप्रोप्रिएट फेलियर थ्योरी इज। तो डक्टाइल मटेरियल में मोस्ट अप्रोप्रिएट फेलियर थ्योरी जो होता है वो होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। क्या होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। राइट आंसर विल बी ए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, अ स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स। इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, बार बार आता है। इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। इसका राइट आंसर होता है डी,
हर एग्जाम में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्ट्रेन इज इक्वल टू, स्ट्रेन ई से डिनोट करेंगे, स्ट्रेन ये जबकि दिया है एल इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ होता है, डेल्टा एल इक्वल टू चेंज ऑफ लेंथ होता है, तो ये दिया है मतलब यही समझिए कि आपका आंसर है। स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल अपॉन एल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल। इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। तो ये कभी कभी फार्मूला ही ऐसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। थोड़ा सा अगर क्वेश्चन हार्ड आएगा ना तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ जो होगा इसका कुछ डाटा दे दिया जाएगा, ये लेंथ का आपको स्ट्रेन एनर्जी पूछ लिया जाएगा, या फिर लेंथ आपको दिया रहेगा, स्ट्रेन भी दिया रहेगा, और आपको कितना लेंथ चेंज हो रहा वो पूछा जा सकता है। तो इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, A rod of dimension 20 mm into 20 mm is carrying an axial tensile load of 10 kilonewton. The tensile stress developed is, टेंसाइल स्ट्रेस पूछ रहा है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस हम लोग सिग्मा से ही डिनोट करते हैं, सिग्मा। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल ऐसे लिख रहा हूं मैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी क्या होता है, देखिए सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए होता है, तो हमें वही स्ट्रेस ही निकालना है। तो सिग्मा इक्वल टू पी जो है, लोड कितना है, तो टेंसाइल लोड 10 किलो न्यूटन में है। ये आंसर जो है हमें एमपीए में दिया है, तो हमें न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में हमें आंसर निकालना होगा, किलो न्यूटन को न्यूटन में करना होगा। तो न्यूटन करने के लिए 10 इंटू 10 टू द पावर 3 कर देंगे तो ये न्यूटन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन में हो जाएगा। और एरिया जो है 20 इंटू 20 जो है 20 इंटू 20 एमएम इंटू एमएम है, तो ये हो जाएगा क्या, एमएम स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कैसे बनता है ये। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 इंटू 10 टू द पावर 3 को 1000 लिख लीजिए, 10 के ऊपर 3 पावर है, यानी 1 के बाद 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, और 2 दूना का 4 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, और 4 टू जा 2 टू जा 4 और 5 टू जा 10 और ये 5 टू जा 10 यहाँ हो गया, तो ये 5 बच्चे 25 हो गया। ठीक है, ये न्यूटन ऊपर रहेगा, नीचे एमएम स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, तो 5 बच्चे 25 हो गया। यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो सिग्मा इक्वल टू 25, तो और ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ गया आपका, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को ही बोलते हैं एमपीए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू 25 एमपीए, 25 एमपीए, राइट आंसर हो जाएगा सी, 25 एमपीए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12th बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कुछ स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं। फिर से एक स्टूडेंट कमेंट्स भी करेगा कि सर ये आंसर नहीं होता, ये होता है। देखिए क्या है, हुक्स लॉ होल्ड गुड अप टू, तो हुक्स लॉ होल्ड गुड अप टू इसका आंसर होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, राइट आंसर होता है बी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। लेकिन कुछ स्टूडेंट बोलेंगे इलास्टिक पॉइंट, या फिर लिखा रहता है इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो देखिए अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ये राइट हो जाएगा इलास्टिक पॉइंट तक। अगर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है तो एक्चुअल आंसर यही है। ये देखिएगा कैसे होता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको डायग्राम ड्रॉ करके, कंफ्यूज नहीं होना है आपको कभी भी एग्जाम में। ठीक है, देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से ये आया हुआ है, इस टाइप से एक डायग्राम होता है यहाँ पे स्ट्रेस। ठीक है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पे होता है स्ट्रेन। ठीक, यहाँ पे ओ या फिर जीरो जो भी बोल लीजिए। अब एक लाइन ऐसे होती है सीधी। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है ए। ठीक, उसके बाद एक ऐसे एक लाइन जाता है, ऐसे, इतना भी टेढ़ा नहीं रहेगा, ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा अलग रहता है, इसको थोड़ा सा फिर से बनाता हूँ।
ये ऐसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रहता है पॉइंट P, ठीक। अब एक ऐसे बनेगा, ठीक, जाता है ऐसे और फिर हो जाता है ऐसा, ठीक। तो थोड़ा सा इसको लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं। तो यहाँ तक ये एक एक पॉइंट को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये बी हो गया, और ये जो पॉइंट है ये हो जाता है सी डैश, और यहाँ पे सी हो जाता है, और ये पॉइंट जो है डी हो जाएगा, ये सी है, और ये ई हो जाएगा, और ये जो है पॉइंट ये हो जाएगा एफ। इस तरह से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपने देखा है, ठीक है। अब जो ये पॉइंट है ये इसी को बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ओ टू ए जो है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रहता है, और हुक्स लॉ यहीं तक वैलिड होता है। हुक्स लॉ यही वैलिड होता है इस रीजन में, ठीक है। इस रीजन में हुक्स लॉ वैलिड होता है। ओ टू बी जो होता है वो पॉइंट होता है इलास्टिक रीजन। क्या होता है? इलास्टिक रीजन, ठीक है। और बी टू सी जो होता है इलास्टोप्लास्टिक रीजन, यहाँ से बी टू सी, ठीक है। और अब सी डैश को बोलते हैं अपर इल्ड पॉइंट। मैं लिख नहीं रहा हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा, आप लोग देख लीजिए। बोल रहा हूँ सी डैश अपर इल्ड पॉइंट, और सी जो है लोअर इल्ड पॉइंट, और डी जो है पॉइंट जो है स्ट्रेन हार्डनिंग यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या? स्ट्रेन हार्डनिंग यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। और ई जो है ये है अल्टीमेट स्ट्रेस। क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेस। और एफ जो है फ्रैक्चर पॉइंट है, ओके, फ्रैक्चर पॉइंट। और एक नेकिंग रीजन जो होता है, तो ये होता है, एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, इसको बोलते हैं नेकिंग रीजन, ओके। तो ये चीजें समझ गई, और ये इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में आना फिक्स है, ये आएगा, ओके। ये आता है और आएगा, हर एग्जाम में आता है, सभी एग्जाम में आएगा, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द बीम डिपेंड्स ऑन, बीम का जो स्ट्रेंथ होता है वो किस पे डिपेंड होता है? पढ़े हैं आप लोग काफी, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन मॉडुलस पे डिपेंड होता है, तो राइट आंसर होगा सी, सेक्शन मॉडुलस, ओके। अब देखिए नेक्स्ट है, विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड शाफ्ट। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, याद रखिएगा, नाम अच्छे से याद रखिएगा। पोलर सेक्शन मॉडुलस कहीं पूछता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता है, कहीं सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता है, तो ये ध्यान रखिएगा क्या है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर को मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जे से डिनोट करते हैं, तो जे इक्वल टू होता है पाई बाई 32 डी टू द पावर 4। राइट आंसर विल बी बी, जे इक्वल टू पाई बाई 32 डी टू द पावर 4, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी डायमीटर ऑन मोहर सर्कल रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉर्मल स्ट्रेस ऑन प्लेन एट 45 डिग्री। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन प्लेन एट 45 डिग्री, ओके। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी फार्मूला बार बार आ जाता है। द फार्मूला फॉर द एक्सटेंशन इन द टेपर रॉड ऑफ लेंथ एल एंड टेपर डायमीटर ऑफ D1 एंड D2 अंडर द एक्सियल टेंसाइल लोड P इज। तो इसका फॉर्मूला होता है 4PL पाई ई D1 अपॉन D1 इंटू D2। राइट आंसर ये हो जाएगा 4PL पाई ई D1 D2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो इज ऑलवेज लेस देन 0.5, ऑलवेज लेस देन 0.5। देखिए तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। देखिए पॉइजन्स रेशियो है, इसको डिनोट करते हैं म्यू से, तो इसका फॉर्मूला होता है लेटरल स्ट्रेन, सब कुछ जान लीजिए, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। कहीं कहीं बुक में देखेंगे कि यहाँ माइनस का साइन होता है, ठीक है, तो ये रहेगा, तो यही आप क्लिक कीजिएगा, मार्क कीजिएगा राइट आंसर, ओके। इसका जो रेंज होता है
किसका रेंज, पॉइजन रेशियो क्या है, यानी म्यू का जो रेंज होता है वो होता है 0 to 0.5, मतलब लेस देन 0.5 होगा। ठीक है, पॉइजन रेशियो है तो ठीक है। अब देखिए, अब 0 जो होता है वो किसके लिए होता है, फॉर वर्क। ठीक है, 0.5 जो होता है ये किसके लिए होता है, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के लिए, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी यानी रबर आपको लिख कर आएगा, रबर के लिए। ठीक है, तो इतना चीजें याद रखिएगा। पॉइजन रेशियो से एक क्वेश्चन आता ही है, कुछ भी आ जाएगा, या तो आपसे फार्मूला पूछ लिया जाएगा तो ये फार्मूला है, या इसका रेंज पूछ लिया जाएगा कहाँ से कहाँ तक होता है तो ये होता है, और ऐसे। हाँ, एक रेंज में एक ये भी बता दूं, ऐसा भी लिखा हो सकता है 0 to 1/2। 1/2 जो है यही होता है 0.5, इतना तो पता ही है। बट एग्जाम में जब आता है तो थोड़ा सा दिमाग से निकल जाता है, बहुत स्पीड में रहते हैं और डर भी रहता है, एग्जाम है, डर तो होना स्वाभाविक है, तो ऐसे हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा रुक के सोचना होता है कि क्या दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या है, प्रॉपर्टी टू ऑब्जर्व लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर इज नोन एज टफनेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, टफनेस। ओके, अब डक्टिलिटी, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, इसका क्या इम्पोर्टेंट है, क्या डेफिनेशन है, ये एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग के लिए ये होमवर्क है, ये जरूर करके जाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ लोड एट द फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम इज ग्रेजुअली इंक्रीज, फेल्यूर विल अकॉर्स एट। एक कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम इस टाइप से होता है, एक एंड पे फिक्स होता है और दूसरे एंड पे फ्री होता है। ठीक है, तो एक कैंटिलीवर बीम है। अब बोल रहा है कि इस पे ग्रेजुअली लोड अगर अप्लाई किया जाए, लोड अगर ग्रेजुअली अप्लाई किया जाए मतलब धीरे धीरे लोड अप्लाई किया जाए, तो फेलियर जो होगा वो कहाँ पे होगा, तो फेलियर हमेशा फिक्स पॉइंट से होता है, तो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये ऐसे लोड बढ़ते जाएगा, इस पे लोड बढ़ते गया अगर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बीम जो है ऐसा हो जाएगा, ऐसा यहाँ से, और आगे जाके यहाँ से ब्रेक भी हो सकता है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एट द फिक्स एंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अ मोहर सर्कल द सेंटर ऑफ सर्कल फ्रॉम वाई एक्सिस इज टेकन एज, सिंपल फार्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए, होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आपके आ सकते हैं एग्जाम में, तो रेडी रहेगा न्यूमेरिकल करने के लिए। ठीक है, एक टेंसाइल स्ट्रेस, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस आपको दिया रहेगा, ये स्ट्रेस ही है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू दिया रहेगा। मान लीजिए एक का वैल्यू दिया रहेगा 30 टेंसाइल स्ट्रेस का, और एक का दिया रहेगा मान लीजिए 20 कंप्रेसिव स्ट्रेस का। अब बोलेगा कि आपको सेंटर निकालने का, तो 30 + 20 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, यानी 50/2 = 25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। When a body is subjected to two equal and opposite pulls, as a result of which the body tends to extend its length, the stress and strain induced is। तो किस टाइप से एक बॉडी है, देखिए एक बॉडी है, ठीक, इसको दोनों साइड से खींचा जा रहा, पुल किया जा रहा है, यहाँ से ऐसे और इधर से, इक्वल एंड अपोजिट, मतलब इधर 10 न्यूटन का अगर पावर लग रहा है लोड, तो इधर भी 10 न्यूटन का लगेगा। तो क्या होगा, एक बार जाके ये फैलेगा, फैलेगा लेंथ, तो फैलेगा तो लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, और डायमीटर क्या होगा, डिक्रीज होगा, इस तरह से कुछ होगा। तो बोल रहा द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इंड्यूस इज, अब किस टाइप से स्ट्रेस और स्ट्रेन इंड्यूस होगा यानी डेवलप होगा, तो टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन होगा। राइट आंसर हो जाएगा बी, टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन। ओके, अब देखते हैं ये क्या है। व्हेनेवर अ मटेरियल इज लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अभी फार्मूला में देखे थे जो स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व डायग्राम हमने बनाया था, तो उसमें देखे थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इस टाइप से देखे थे ना, वो ए बी
देखे थे, तो वही वाला है, ठीक है। और ये जो लाइन होती है सीधी सीधी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की लाइन होती है, ओके। अब देखेंगे नेक्स्ट है एट द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ जाता है एग्जाम में, बार बार हर एग्जाम में आता है। तो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर कब होता है? जब बेंडिंग मोमेंट का साइन जो है चेंज हो जाता है, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। तो राइट आंसर बी हो गया, द बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन। तो वहां होता है पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं ये द चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज गिवन बाय चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ को बोलते हैं डेल्टा एल। बाकी यहाँ पे दिया है पी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, एल ओरिजिनल लेंथ, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी और ई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो चेंज इन लेंथ पूछ रहा है, चेंज इन लेंथ हम डेल्टा एल से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं आपके एग्जाम में डेल्टा ऐसे लिखा होगा, डेल्टा एल इक्वल टू होता है पी एल अपॉन ए ई। इसका फॉर्मूला है चेंज ऑफ लेंथ का, ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, पी एल अपॉन ए ई, ओके। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर माइल्ड स्टील इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है माइल्ड स्टील का 210 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। अलग अलग स्टील का इलास्टिसिटी अलग अलग होता है। तो ये भी आप लोग के लिए होमवर्क है कि एक बार देख लीजिएगा किसका क्या है, क्योंकि ये भी कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, a bolt is made to pass through a tube and both of them are tightly fitted with the help of washer and nut. If nut is tightened then, अब क्या होगा, एक नट बोल्ट है और उसमें नट को बोल्ट पे, बोल्ट जो है ट्यूब टाइप का रहता है, ट्यूब से पास हो रहा है मान लीजिए, और वहाँ पे वॉशर लगा के टाइट करते हैं, जो जनरली आप लोग देखे हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो उस सिचुएशन में होगा उस समय बोल्ट इज अंडर, बोल्ट जो होगा वो टेंशन में होगा और ट्यूब जो होगा वो कंप्रेशन में होगा, ठीक है। बोल्ट इज अंडर टेंशन एंड ट्यूब इज अंडर कंप्रेशन, ठीक है। मान लीजिए एक ट्यूब है, ये ट्यूब है, ठीक, यहाँ से होल है, ठीक, और यहाँ पे एक बोल्ट डाल दिया गया है, बोल्ट, और यहाँ पे एक नट है, और यहाँ पे वॉशर लगा दिया, नट के नीचे रहता है वॉशर। अब इसको नट को अगर टाइट करेंगे तो इसके ऊपर बैठते जाएगा, तो ये बाहरी जो हिस्सा है ये ट्यूब है। तो ट्यूब क्या होगा, कंप्रेशन में होगा, ये तो दबते जाएगा ना, दबते जाएगा। और बोल्ट जो है, जो ये बोल्ट इसको बोलते हैं, ये बोल्ट जो है वो टेंशन में रहेगा, ओके। तो ये है राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बोलते हैं कैपिटल ए। इफ द पॉइजन्स रेशियो दिया है 0.25, कभी भी 0.5 से कम ही देता है पॉइजन्स रेशियो, ये तो आप देख ही लिए हैं। एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो जी से डिनोट करते हैं इज 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो हमारे पास एक फार्मूला है, बेहतरीन फार्मूला, E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। इस पे बैठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको जहाँ स्टडी कर रहे हैं वहाँ लिख कर चिपका दीजिए दीवार पे सामने, रोज देखें तभी याद हो पाएगा। और इसी पे न्यूमेरिकल आने के ज़्यादा चांसेस रहता है, और न्यूमेरिकल इस पे आता है और सिंपल होता है, हो जाता है सॉल्व। ई जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से, जी जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। यहाँ पे पुट कर दीजिए, 2 इंटू जी का वैल्यू 80 दिया हुआ है, 80, और 1 प्लस म्यू दिया है, म्यू यानी पॉइजन्स रेशियो है 0.25। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 80, 8 दूना के 16, तो 160 हो जाएगा। 1 प्लस 0.25 तो 1.25 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 160 इंटू 1.25, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 200 MPa, ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा MPa। MPa ही होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर, आपको पहले भी बताया था, और न्यूटन पर mm स्क्वायर में पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, when a bar is subjected to change of temperature and its deformation is prevented, the stress induced in the bar is, तो उस क्या बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेस, ठीक है, क्या बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेस। राइट आंसर हो जाएगा ए, थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस जो होता है वो सिग्मा से ही डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है ई
अल्फा टी, ठीक है, ई अल्फा टी। तो इसमें ई जो होता है इसको बोलते हैं योंग्स मॉडुलस। अल्फा जो होता है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, ओके। और टी जो होता है वो होता है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। कहीं कहीं फॉर्मूला से थर्मल स्ट्रेस का आपको दिखेगा सिग्मा इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी जो है, टी सिंपल एक टेम्परेचर रहेगा, एक ही वैल्यू तो टी है। दो टेम्परेचर दिया रहेगा, मान लीजिए एक का 40 दिया हो, दूसरे का 200 दिया हो, तो एक रेंज में दिया होता है चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो डेल्टा टी होता है। कहीं फार्मूला ये भी देख सकते हैं, ई अल्फा डेल्टा टी का मतलब होता है T2 माइनस T1, तो इस टाइप से भी देख सकते हैं आप फार्मूला, ओके। और एक फार्मूला इसी में ये होता है डेल्टा इक्वल टू होता है एल अल्फा टी। ये कभी कभी आ सकता है, इसका कोई जरूरी नहीं है, अपन एल, तो एल और एल कट गया तो होता है अल्फा टी, ओके। तो ये भी एक ध्यान रखिएगा, ओके। और हाँ, एक चीज और बता देते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, जगह तो यहाँ नहीं है, एक मिनट यहीं पे आपको बताते हैं, थोड़ा सा लिख कर, कहाँ लिख दूँ, चलो यहीं पे लिखते हैं, थोड़ा सा बस वेट कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बता देते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करके, वो तो लिख ही लिए होंगे पहले, नहीं तो बैक करके थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ओके। अल्फा का वैल्यू होता है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन होता है ना, इसका वैल्यू होता है कुछ फिक्स वैल्यू। अल्फा स्टील इक्वल टू अल्फा कंक्रीट सेम होता है, ठीक है। इसका वैल्यू जो होता है वो होता है हमेशा फिक्स वैल्यू होता है 12 इंटू 10 टू द पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है, ओके। अगर बार जैसे देख लीजिए, अगर कोई बार है, एक बार है फ्री टू एक्सपांड हो रहा, मतलब इधर कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, इधर भी नहीं है, तो उसमें जो है थर्मल स्ट्रेस लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। थर्मल स्ट्रेस उस समय क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा एक्स इन वन प्लेन अकम्पाइड बाय अ सिंपल शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई, द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इज। फार्मूला है, सिंपली आप इसको याद ही रखना है, ठीक है। मोहर सर्कल आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको फार्मूला मिलेगा, ए सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस 1/2 इंटू रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला है, सिंपली आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, हाँ, पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। पॉइजन्स रेशियो को म्यू से डिफाइन करते हैं, क्या आपको पहले ही बताया था, क्या फार्मूला है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन क्या, याद कीजिए जल्दी जल्दी, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, ये फार्मूला बताया था। तो ये हो गया रेशियो ऑफ क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, हो गया। तो फ्रेंड्स, इसमें स्ट्रेंथ में टॉप जो 30 क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो एक्सपेक्टेड है कि जो सम का क्वेश्चन आएगा, यहीं से क्वेश्चन आ सकता है आपके सेल ओसीटी एग्जाम में या दूसरे भी एग्जाम में, तो सारे जो क्वेश्चन था, एमसीक्यू था, वो सॉल्व करा दिया है। और हमारे चैनल पे सेल ओसीटी का जो नॉन टेक पार्ट है वो भी कराया जा रहा है और आगे भी कराया जाएगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी पे जाकर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, एक नॉमिनल अमाउंट पे करके, ठीक है। और सेल ओसीटी का टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो टेस्ट सीरीज जरूर आप ज्वाइन करें। कोई भी जो भी एग्जाम देते हैं, एक चीज़ याद रखिए, आप कोर्स आप खुद से पढ़ सकते हैं, कोर्स ज्वाइन करने की भी ज़रूरत है या नहीं है ये आप खुद समझते हैं। अगर खुद की पढ़ाई हो गई तो कोई ज़रूरत नहीं, नहीं समझ रहा तो ज़रूरत है। बट टेस्ट सीरीज जो होता है ना, आपकी कितनी भी प्रिपरेशन हो गई है वो बहुत ज़रूरी होता है।
प्रिपरेशन कम हुई है या ज़्यादा हुई है, दोनों केस में टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उससे आपको पता चलता है कि आपका लेवल क्या है और कहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हैं। जितना ज़्यादा गलतियाँ करेंगे, बार बार गलतियाँ पहले कर लेंगे, तो एग्जाम में वो गलती नहीं होगा, आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छा आएगा। ओके, तो इसी तरह से आप प्रिपरेशन करते रहिए, टेस्ट सीरीज के साथ प्रिपरेशन कीजिए कभी भी। ठीक है, टेस्ट सीरीज प्लस बेसिक कंसेप्ट, टेस्ट सीरीज बेसिक कंसेप्ट, इस तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, आप एग्जाम को जरूर क्रैक कर लेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।